सभी को. All of you are most welcome in my practice session. Today we are going to start again my fifth lesson. तो उम्मीद है आप सभी को ये वाला चैप्टर भी मेरा पसंद आएगा. और आज हम एक मेल चार्ट डिस्कस करेंगे 16 ईयर ओल्ड. ठीक है ना. आज मैं बच्चे का चार्ट लेके आई हूँ. थोड़ा हम एजुकेशन को समझेंगे, है ना. थोड़ा हम देखेंगे कि उसका चार्ट हमें क्या इंडिकेट करता है. पहले पूरे चार्ट का एक इंडिकेशन समझ लेंगे कि पूरी लाइफ में वो हमें एक चार्ट क्या बताएगा. उसके साथ साथ वो दशाओं को हम देखेंगे ऐड करके कि क्या दशाएं भी हमें वही प्रभाव बता रही हैं जो हमें चार्ट इंडिकेट करता है. और साथ में थोड़ा सा एक आगे बढ़ते हैं तो फिर आज हम एजुकेशन को थोड़ा डिस्कस करेंगे. और एजुकेशन में भी मैं आज एकेडमिक एजुकेशन लेके चलती हूँ आपके सामने, है ना. क्योंकि अभी 16 ईयर ओल्ड है तो अभी एकेडमिक और थोड़ा हायर की तरफ उसका क्या झुकाव होना चाहिए. आपके सामने ये चार्ट है. डेट ऑफ बर्थ आप सब नोट कर सकते हैं. दिस इज मेल चार्ट. 23 अप्रैल 2006, 12:20 PM, मेरठ, यूपी. देखिए ये कर्क लग्न का चार्ट है, यानी कैंसर असेंडेंट. और जो मेरा मून साइन है, यानी मेरा चंद्रमा जिस राशि में है वो है कुंभ. एक्वेरियस साइन ये मेरा मून साइन है. और कैंसर मेरा असेंडेंट, यानी लग्न में कर्क राशि और चंद्रमा मेरा अष्टम भाव में शुक्र के साथ शनि की मूल त्रिकोण राशि में स्थित है. तो अब दशाओं का जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था कि जन्म मेरा किस दशा में हुआ और आगे आगे मुझे लाइफ जैसे जैसे मेरी बढ़ेगी तो मुझे कौन कौन सी दशाएं मिलेंगी, वो आपने पीछे वाले 4 चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझा है. अब दशाओं को साथ लेके मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा चार्ट मुझे क्या इंडिकेट करता है. क्या कोई लाइफ टाइम मेजर सक्सेस को मेरा चार्ट बताता है, या कोई लाइफ टाइम कुछ ऐसा ड्रॉबैक है, या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो मुझे लाइफ में रखने हो, देख उनके लिए ध्यान देना होगा. ठीक है ना. तो चार्ट में देखिए सबसे पहले लग्न से ही हम स्टार्ट करते हैं हमेशा. आगे मैं चंद्र लग्न से भी चार्ट देखना सिखाऊंगी. पहले हम लग्न से ही सीखेंगे. तो लग्न से अगर मैं देखूं चार्ट तो लग्नेश मेरा अष्टम भाव में है और अष्टमेश मेरा शनि लग्न में है. यहाँ मैंने अष्टमेश इसको बोला है क्योंकि इसकी ना मूल त्रिकोण त्रिकोण में नहीं है स्थित, केंद्र में है. और ये चंद्रमा शनि का मित्र भी नहीं है. तो यहाँ शनि की मूल त्रिकोण अष्टम भाव में है और चंद्रमा मेरा अष्टम में आ गया. यानी ये लग्न और अष्टम का जो एक्सचेंज हुआ है, सबसे पहले तो यही मुझे कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं देता. लग्न और अष्टम का एक्सचेंज बताता है कि लाइफ लॉन्ग मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. वो हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, वो सडन एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, या लाइफ में कोई और सडन इंसिडेंट्स मेरे साथ हो सकते हैं. ये मुझे लग्न से पता चलता है. नेक्स्ट स्टेप में कोई और भाव ऐसा पकड़ने की कोशिश करती हूँ जहां जिससे रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो फिर आगे मैं आ जाती हूँ मेरे 4th हाउस के ऊपर. देखिए 4th हाउस में गुरु प्लेस्ड है. गुरु मेरे भाग्य स्थान का स्वामी है, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण छठे भाव में है. यानी ये जो छठे भाव में मूल त्रिकोण है, गुरु ये 4th हाउस में है और 4th का लॉर्ड मेरा 8th हाउस में है. अपने से पंचम है. 4th के लिए दिस इज गुड, बट लग्न के लिए क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि जो भी कोई परेशानी होगी वो एंड रिजल्ट झेलना तो मुझे ही पड़ेगा, है ना. तो यहाँ मेरे को 4th हाउस में भी लगता है कि हाँ हल्का फुल्का 4th हाउस में भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी. 2 हाउस मैंने देखे. एक तो मैंने लग्न देखा कि मुझे क्या परेशानी है, फिर मैं आई 4th हाउस के ऊपर. तो मैंने 4th हाउस में देखा कि हाँ यहाँ भी कहीं ना कहीं सुख में होगा सब कुछ. गाड़ी मकान वाहन वो होना अलग चीज है, लेकिन उससे मुझे कितना सुख मिलेगा वो अलग चीज है ना. या कोई लीगल मैटर्स मेरे प्रॉपर्टी को लेके, मेरे वाहन, मतलब किसी भी चीज में अगर मैं कुछ परचेज करूं तो उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं क्या. ये मैंने छठे आठवें की दोनों मूल त्रिकोणों को सबसे पहले समझा. मैं आज केंद्र के भाव ले रही हूँ तो मैंने लगन देखा, फिर मैंने 4th हाउस देखा जहां मुझे थोड़ा एक वीक पॉइंट लगा कि हाँ लग्न के साथ 4th हाउस में थोड़ा वीकनेस मुझे लगी. नेक्स्ट मैं 7th हाउस को देखूं तो शनि अपने घर को देख रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बाकी और किस किस की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, कारक शुक्र क्योंकि मेल चार्ट है वो अष्टम में, वो बाद बाद में समझेंगे जब मैं विवाह वाले चैप्टर पे आऊंगी.
आज मैं एजुकेशन को लेके चलूंगी और पत्रिका में जो वीकेस्ट मेरा भाव होगा उसको देखती हूँ। तो यहाँ मुझे लग्न ही सबसे ज्यादा वीक लगा सारे भावों को देखने के बाद। तो हम बोल सकते हैं कि पत्रिका में सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, भाग्य भाव में बैठे ग्रह कैसे हैं, भाग्येश की स्थिति कहाँ है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लग्नेश को पत्रिका को देख के प्रॉब्लम लगती है। अब देखिए मुझे दशा का सीक्वेंस क्या मिला, क्या वो भी मुझे बताता है कि मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए? तो जन्म मेरा राहु राहु में शनि की दशा में होता है। राहु महादशानाथ भी था और राहु अंतरदशानाथ भी था। राहु मेरा 9th हाउस में है। राहु की प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, 9th हाउस में तो राहु को अच्छा बताया गया है। एटलीस्ट वो 8वें और 12वें में तो नहीं था। ठीक है ना, इट मीन्स के राहु की प्लेसमेंट अच्छी है। राहु यहाँ 9th का भी फल करेगा और 6th का भी रिजल्ट देगा। यानी 9th के साथ साथ जो वो 6th का रिजल्ट देगा ना, वो कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे सकता है। दूसरा, ये है किसके साथ? बुध के साथ। और बुध कर्क लगन के लिए और इस चार्ट के लिए और काल पुरुष के अकॉर्डिंग भी देखूं तो तीसरे छठे का स्वामी हुआ। इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखूं तो 12th और 3rd हाउस का लॉर्ड हुआ। यानी कहीं ना कहीं ये राजयोग में तो शामिल है नहीं। यानी त्रिकोण में राहु बैठा है, वो केंद्र के स्वामी के साथ है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो 12वें और तीसरे भाव के स्वामी के साथ है। यानी ये भी लाइफ में एक स्ट्रगलिंग पीरियड दिखाता है। अब अगर हम इसकी एज देखें तो 2006 बॉर्न है ना, यानी 16-17 साल का बच्चा है। और राहु की दशा उसकी अभी अगले साल जून 2023 में खत्म हो जाएगी। राहु की दशा समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब कि जो मेरी अभी एजुकेशन चल रही है, या तो मैं 11th-12th के एग्जाम अब दूंगा या दे चुका हूँ, जो भी है ना, वहां राहु ने मुझे कई बार डिस्टर्ब भी किया होगा मेरे एजुकेशन में। इट मीन्स कि एजुकेशन में दशा की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस आया, तो क्या अब वो भाव भी मुझे इंडिकेट करते हैं कि डिस्टरबेंस आना चाहिए? अब जब मैं एकेडमिक एजुकेशन की बात करूंगी तो मैं एकेडमिक एजुकेशन कहाँ से देखूंगी? उसके लिए मेन हम लेते हैं 4th हाउस, क्योंकि 12वीं तक की शिक्षा यानी 12th तक की जो एजुकेशन होती है वो मैं 4th हाउस से देखती हूँ। लेकिन उसमें ना कुछ हाउसेज होते हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। लग्न को तो आप भूल ही नहीं सकते, सारे रिजल्ट तो मुझे ही लेने हैं। उसके बाद ये 2nd और 3rd हाउस है जो मेरे सपोर्टिव हाउस हो जाएंगे 4th के लिए, क्योंकि 4th का 11th भी कौन है? 2nd। यानी जो बचपन में जैसे मेरा जन्म हुआ, लग्न से मुझे पता कि मैं इस दुनिया में आया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि मेरे परिवार वाले, ये मेरा घर परिवार होता है। अब तो हम खैर न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, पहले जब जॉइंट फैमिलीज में थे, या अब भी काफी जगह जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, तो उसको हम समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो घर से मिलने वाले जो संस्कार हैं, मुझे क्या क्या मॉरल वैल्यूज मुझे मिलेंगी, कौन कौन से रिचुअल्स मैं फॉलो करूंगा, मेरा कल्चर कैसा होगा, है ना, इन सब का प्रभाव मुझे दिखेगा। मतलब मेरा 2nd हाउस ये इंडिकेट करेगा कि मुझे बचपन से कितना मेरा जो रूट है ना वो कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि पढ़ाई हमने अच्छी की, यानी एकेडमिक एजुकेशन मेरी ठीक गई, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कमी रह जाती है मेरे 2nd हाउस में। तो अगर मैं 4 लोगों के सामने बैठ के बातें करूं तो वो इंडिकेशन सबको समझ में आता है, धीरे धीरे वो दिखाई देता है। चाहे मेरी वाणी में वो प्रभाव दिखाई दे, चाहे मेरे रहन सहन में वो प्रभाव दिखाई दे, बड़ों का आदर कैसे कर रहा हूँ मैं, उसमें भी वो प्रभाव दिखाई दे सकता है। अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ मेरा बिहेवियर कैसा है, वो भी आपको 2nd हाउस भी इंडिकेट करता है। क्योंकि बचपन से ना आप किस माहौल में रहे हो, आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया है, क्या वैल्यूज उन्होंने दी हैं, कौन कौन सी अच्छी आदतें आपको दी हैं, वो सारे आपके संस्कार में ही आ जाते हैं। और प्ले स्कूल की बात करें तो प्ले स्कूल कहीं ना कहीं हम 2nd हाउस से लेते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा जो प्ले स्कूल में जाते हैं बच्चे, वो क्या सीखते हैं? वो सब यही सीखते हैं, पढ़ना लिखना। अब आजकल हो गया है कि थोड़ा बहुत बर्डन देते हैं, लेकिन अभी भी जब से एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है तो आगे वाले बच्चों के लिए काफी बेनिफिट हो जाएगा उसके लिए। तो उसको भी हमें थोड़ा चेंज करके यहाँ समझना होगा। तो जो वैल्यूज हैं मेरी, जो मैंने बचपन में सीखा है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए 2nd का जो 4th हाउस है यानी दूसरे का जो सुख है वो 5th है। यानी यहाँ से मुझे जो अच्छे संस्कार मिलेंगे ना, ऐसा ही मेरा बुद्धि विवेक आगे डेवलप होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, सारे भाव आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ मैं 2nd हाउस को समझूंगी एजुकेशन में कुछ हद तक। उसके बाद में 3rd हाउस भी मेरा 4th का एक सपोर्टिव हाउस हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करती हूँ, और सभी स्कूलों में है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, भले ही वो गांव के स्कूल हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, या हमारे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हों, है ना, अच्छी सोसाइटी वाले स्कूल्स हो, कुछ भी हो, सब जगह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है। इवन घर में भी बच्चे अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलते हैं, उनसे भी कुछ सीखते हैं, है ना। और क्रिकेट खेलना, स्विमिंग करना, या कुछ हमें स्टोरीज लिखना, कुछ भी, चाहे वो हम घर में रह के सीखें, अपने कजन्स ब्रदर्स से सीखें, अपने छोटे भाई बहनों से सीखें, या स्कूल में वो एक्टिविटीज हों, उसका मेरे डेवलपमेंट पे बहुत अधिक असर दिखाई देता है। क्योंकि आगे आपने देखा होगा, कई बार बच्चे जब एजुकेशन के लिए जाते हैं, अकेले रहते हैं हॉस्टल्स में, या बाहर विदेश पढ़ने जाते हैं, तो खासकर इंडिया के बच्चों को जितना हम देखते हैं, है ना, उसमें ये पाया गया है कि भाई वहां जाके उनको कोई ना कोई जॉब करनी होती है ना, अपना अपना रहन सहन के लिए जो भी उनकी जरूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए वो साथ में जॉब करते हैं। तो जॉब उनका कई बार देखा गया है कि उनकी जो हॉबीज होती है ना, वो उनको एक अच्छी जॉब दिला सकती है। तो और आजकल तो हम हॉबीज पे तो सब बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को आर्ट्स का शौक है, तो बच्चे की वो जो चीज है ना जिसका उसे शौक है, जो उसकी हॉबी है, उसको कभी बंद नहीं कराना चाहिए। हमें उसको और इंकरेज करना चाहिए कि हाँ आप इसकी तरफ जाओ, क्योंकि लाइफ में कब नहीं पता हमें कि उसकी मुझे कब जरूरत पड़ जाए। एक कम से कम एक टैलेंट तो मेरे पास होगा। और ये तीसरा स्थान अष्टम से अष्टम भी है, यानी अष्टम से मैं ऐसे टैलेंट की बात करूंगी जो बहुत गुप्त ज्ञान, गुप्त कला की बात हम करते हैं ना, एक्सेप्शनल जो टैलेंट होता है, उससे अष्टम यानी कहीं ना कहीं तीसरे भाव से भी उसकी बात होती है। तो ये दोनों मुझे एजुकेशन, ये दोनों मुझे घर में भी मिलते हैं, है ना, और मेरे छोटे भाई बहनों से भी मिलते हैं, मेरे घर परिवार वालों से भी मिलते हैं। तो फोर्थ हाउस के लिए ये दोनों हाउस बड़े सपोर्टिव हाउस हो जाएंगे। फिर आते हैं हम फोर्थ हाउस पे। अब ये दोनों हाउसेस पे क्या इफेक्ट है, देख सकते हैं आपके पाप कर्त्री में जरूर है ये भाव, लेकिन दो शुभ ग्रहों से दृष्ट भी है, और इसका लॉर्ड 10th हाउस में है, गुरु से दृष्ट है, एक शनि की दृष्टि है, और सूर्य पत्रिका में सबसे बलवान है। यानी मुझे नहीं लगता कि इस भाव में कोई मेजर इश्यूज होंगे। थोड़ा बहुत सबकी फैमिलीज में होते हैं, लेकिन बोल सकते हैं कि बच्चा समझदार होना चाहिए, अच्छी फैमिली वैल्यूज उसकी होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड हाउस की जहां तक मैं बात करूं तो बुध अपने घर को देख रहा है, राहु केतु का प्रभाव भी है, मंगल की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी है। इन सब के होते हुए भी चार चार अशुभ ग्रहों का इफेक्ट होने के बाद भी बुध अपने घर को देखता है। यानी कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हो सकता है। वो अलग बात है कि मुझे सक्सेस कितनी मिलेगी, इतने अशुभ प्रभाव के बाद हो सकता है कि मैं उस फील्ड में सक्सेस ना गेन कर पाऊँ। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ हाउस के ऊपर। अब फोर्थ हाउस से मैं मेन अपनी एकेडमिक एजुकेशन देखूंगी। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, लग्नेश के साथ। तो 8th हाउस में जाना लग्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं फोर्थ हाउस से देखूं तो वो अपने से फिफ्थ है। लेकिन रिजल्ट किसको मिलने हैं, घुमा फिरा के एंड रिजल्ट अगर हम देखें तो मिलने तो लग्न को ही है। तो फोर्थ हाउस का रिजल्ट में भी मुझे थोड़ी कमी दिखती है, क्योंकि एक सूर्य का प्रभाव आया, एक अशुभ ग्रह का प्रभाव आ गया, दूसरा भाग्येश जरूर है गुरु, शुभ ग्रह भी है गुरु, लेकिन वो 6 का लॉर्ड भी है ना, 6 का लॉर्ड है तो कुछ ना कुछ परेशानी वो दे सकता है, और वक्री है तो इट मीन्स कि जो जो भी वो अच्छा बुरा रिजल्ट करेगा उसमें थोड़ी तेजी भी आएगी। वक्री का मतलब थोड़ा फास्ट रिजल्ट करने लगेगा, बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इंडिकेशन एक मिला कि हाँ थोड़ी सी एजुकेशन वाले भाव में हल्की सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दी। अब क्या मेरी दशा भी यही बता रही थी मुझे? तो मुझे मिली राहु की दशा, बुध के साथ राहु स्थित है। तो दशानाथ जो था, महादशानाथ, इवन अंतरदशानाथ जिसमें मेरा जन्म हुआ, वो भी ये बताता है कि वो छठे का भी फल करेगा। अब छठे के फल से क्या मिलेगा, रोग ऋण शत्रु, है ना। और लग्नेश पहले ही इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में अप डाउन होता रहेगा, चाहे हेल्थ इशू हो, मेजर तो हेल्थ इशू ही हमें दिखते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सचेंज तो हमारी लाइफ में अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं अब तक के पीरियड में जितनी मुझे एजुकेशन होनी चाहिए थी मेरी अच्छी, भाव भावेश कारक मैंने देखा, भाव का बल मैंने देखा, उससे दशा को रिलेट किया, तो मैं बोल सकती हूँ कि जितना अच्छा मुझे रिजल्ट करना चाहिए था एकेडमिक एजुकेशन में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी जरूर रही होगी। ठीक है ना, इतना हमने ये समझा। जहां तक हेल्थ की बात है,
तो वो हम हेल्थ चैप्टर में आके समझेंगे ही। लेकिन अगर सूर्य मेरी पत्रिका में बलवान होता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम मेरा बहुत अच्छे से काम करता है। बीमार सभी होते हैं, बीमार होना और बीमार होने के बाद ठीक हो जाना, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। तो बीमार मैं होऊंगा वो मुझे दिखता है, चंद्रमा मेरा अष्टम में, शनि मेरा लग्न में, बीमार हो सकता हूँ लेकिन उसके बाद रिकवरी भी मेरी हो सकती है। ये एक ओवरऑल चार्ट ने मुझे बताया कि मेरी कैसी एजुकेशन रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई मुझे, है ना, लाइफ में, और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आगे जो मेरी दशा होगी वो गुरु की दशा मेरी स्टार्ट हो जाएगी, यानी लाइफ का मेजर पीरियड जो होगा, जब मैं कॉम्पिटिशन्स क्लियर करूं या किसी कॉलेज में एडमिशन लूं, है ना, हायर एजुकेशन मेरी हो, करियर मेरा हो, शादी मेरी हो, संतान, वो सब मेरा गुरु की दशा में ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर 12th के बाद मैं डायरेक्ट कोई कंपटीशन देता हूँ तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब जनरली कंपटीशन के लिए आप लोग सब 6th हाउस को ही देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो गुरुजी हमारे पढ़ाते हैं, पहले हमें तीनों त्रिकोण देखने चाहिए, उसके बाद हम 6th पे जाएं। क्यों? सबसे पहले तो मैं ही मजबूत हूँ। अगर मेरी लाइफ में बार बार कभी मैं बीमार हो रहा हूँ, कभी परेशान हो रहा हूँ, तो मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए लगन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। 5th से हम देखते हैं कि क्या मुझे अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, अच्छी एजुकेशन हो पाएगी। अगर मैं कंपटीशन अच्छे से क्लियर करूंगा तो ऑब्वियसली वो 5th हाउस भी इंडिकेट करेगा कि मेरी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ 5th हाउस का लॉर्ड देखिए कहाँ गया, 12th हाउस में। अपने से तो अष्टम चला गया, लगन से 12, यानी यहाँ पे 8 और 12 दो नंबर आए, इसमें कहीं भी 5, 9, 3, 11 वाला नंबर नहीं है। गुरु की दृष्टि है, ये एक प्लस पॉइंट है। फिर भाग्य, भाग्य स्थान को देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि सब चीज क्लियर हो गई, या तो मैं बिल्कुल 1-2 नंबर से रह जाता हूँ, या फिर जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ वहां पे मैं फंस जाता हूँ। खास करके बड़े ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे नीट का एग्जाम, जो बहुत मुश्किल होते हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम्स होंगे, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होंगे, यूपीएससी के एग्जाम्स आप क्लियर करते हैं, उसमें ये 9th हाउस का रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 9th हाउस को समझेंगे, लग्न को समझेंगे, यानी तीनों त्रिकोणों को देखने के बाद फिर लेंगे हम 6th हाउस को, कि मेरा 6th हाउस मुझे क्या बताता है, कि और दशा, तीनों त्रिकोण, 6th हाउस, दशा, है ना, ये चीज तो हम भूलेंगे ही नहीं। उसके बाद गुरु, क्या गुरु का आशीर्वाद भी मुझे मिला हुआ है, और फिर मेरा एग्जाम कौन सा है, उसके लिए दाता ग्रह कौन है। क्या आर्मी से रिलेटेड एग्जाम है तो क्या मैं मंगल को लूं, गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो क्या मैं सूर्य को लूं, मेडिकल एंट्रेंस है तो क्या मैं चंद्रमा और गुरु को लूं, है ना, मेरा एग्जाम में दे किस फील्ड के लिए रहा हूँ, उसका दाता ग्रह कौन बन रहा है, क्या उसकी प्लेसमेंट अच्छी है। और एंड रिजल्ट होता है दशाओं का, क्या मुझे दशा बहुत अच्छी मिल रही है। चंद्रमा को देखना कभी मत भूलिएगा। कई बार बच्चे होते हैं कि लास्ट टाइम पे एकदम होप खो देते हैं, बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं एकदम, एग्जामिनर के सामने गए या उनके हाथ में एग्जाम पेपर आया या वो इंटरव्यू देने गए तो वो घबराहट हो जाती है उनको। वो भी एक मेन पॉइंट हमें लेके चलना होगा। तो ये सारा तो खैर हम आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा बहुत धीरे धीरे। ये आप, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं जो गुरुजी बताते हैं कि सब लोगों की डिमांड होती है कि एक ही दिन में पूरी पत्रिका पढ़ाऊं, हो ही नहीं सकता एक दिन में पॉसिबल। और यूट्यूब जो हमारी क्लासेस वाले हैं वो जनरली इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो कोर्सेज वगैरह भी किए हुए हैं, मुझसे भी प्रैक्टिस, उनकी क्लासेस चलती हैं तो वो इजीली समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम सबको लाभ दिलाना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, इसमें कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कि मैंने क्या बताया, अभी तो बहुत सारी चीजें मैंने नहीं बताई एजुकेशन के लिए। बुध को मैं क्यों छोड़ूं, है ना, बुध को तो मैं जरूर लूंगी। एजुकेशन के टाइम पे भी चंद्रमा का भी अपना रोल है, बुध का भी अपना रोल है। कौन से गेम्स में खेलना चाहता हूँ उसके लिए जो दाता ग्रह बनेगा, है ना, राइटिंग, अगर मैं कोई स्टोरी राइटिंग लिख रहा हूँ तो वो मैं किससे रिलेटेड लिख रहा हूँ, क्या थ्रिलर है, क्या कॉमेडी है, उसके लिए अलग ग्रह होंगे। तो हर चीज के लिए एक अलग ग्रह होता है। किसी भी चार्ट को समझना इतना आसान नहीं है, हाँ, लेकिन एक आकलन जरूर किया जा सकता है कि चार्ट का इंडिकेशन कहाँ है, चार्ट का फ्लो कैसा जा रहा है। तो आगे जो गुरु की दशाएं मुझे मिलने वाली हैं, क्या वो मेरे लिए सपोर्टिव रहेंगी? बिल्कुल हो सकती होंगी, क्योंकि गुरु एक तो केंद्र में स्थित है, भाग्य भाव का स्वामी भी है, लेकिन 6th का लॉर्ड हम कभी नहीं भूलेंगे। 6th का लॉर्ड है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने के बाद मुझे सफलता मेरी लाइफ में मिलेगी। थोड़ा स्ट्रगल मुझे ज्यादा करना होगा,
आत्मबल की कमी मेरे अंदर नहीं होगी क्योंकि मेरा सूर्य पत्रिका में बहुत बलवान है, ठीक है ना। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा उसकी कमी नहीं होगी, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी जिसके कारण मेरा मेंटल ना प्रेशर मेरे ऊपर ज्यादा रहेगा। उसके बाद भी मैं उससे निकलने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा सूर्य बलवान है और सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, एक शनि की दृष्टि है वो भी लेंगे, लेकिन एक शुभ प्रभाव भी तो है। तो यहाँ दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो गुरु की दशा में मेरे क्या क्या काम, जो जिस जिस चीज की जरूरतें होंगी वो मेरा कैसा होगा, ये हमने समझा। आगे आते हैं, क्या करियर मेरा क्या इंडिकेट करता है। अब फिर हल्का सा टच करूंगी, सिर्फ करियर चैप्टर बिल्कुल अलग शुरू होगा एकदम। दशम में सूर्य बैठा है तो करियर सूर्य की तरह ही होना चाहिए, पहला तो मेरा तरीका ये हुआ। अब आगे हम देखते हैं क्या दशा सूर्य की मिलेगी। दशा तो मुझे सूर्य की मिलनी नहीं है। करियर मेरा गुरु के पीरियड में स्टार्ट हो जाएगा, गुरु के लास्ट में स्टार्ट हो सकता है, मतलब गुरु की मेरी 5 6 7 साल की दशाएं जब निकल जाएं तो गुरु की तरह ही मेरा करियर होना चाहिए, यानी गुरु का इफेक्ट जरूर होना चाहिए। अब यहाँ बलवान ग्रह का इफेक्ट जरूर होता है, तो सूर्य और गुरु, ठीक है ना, सूर्य और गुरु दोनों को कंबाइन करके, यानी क्या गुरु की तरह जो मेरा करियर होगा उसमें सूर्य का भी इफेक्ट होगा। गुरु और सूर्य दो ग्रह हम यहाँ करियर निर्धारण के लिए लेंगे। तो क्या ये भी इंडिकेट करता है कि करियर मेरा चेंज भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि करियर लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है मेरा, देखिए 12th में चला गया। इट मीन्स कि मेरा करियर में कुछ ना कुछ बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 और 12 दो नंबर आ जाते हैं। अब करियर प्लॉट का कहाँ प्लेसमेंट है और कौन कौन से हाउसेज मेरे ज्यादा एक्टिव हैं। हम हमेशा पढ़ते हैं कि करियर में ज्यादा चेंजेस तब आता है पत्रिका में जब तीसरे और 8वें भाव पे ज्यादा प्रभाव हो, यानी इस भाव पे ग्रहों का ज्यादा प्रभाव हो। जैसे यहाँ केतु भी है, बुध राहु की दृष्टि भी है, शनि मंगल की दृष्टि भी है, 8वें भाव पे शुक्र चंद्र की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि भी है। आप देखेंगे कि सूर्य और शनि को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे ग्रह मेरे तीसरे 8वें को ही एक्टिव कर रहे हैं। और जिसका सूर्य इतना बलवान हो उसको दूसरों की सुनना भी पसंद नहीं होती है, अपने हिसाब से काम करना चाहता है। जो अपने हिसाब से काम करेंगे तो करियर में भी स्ट्रगल दिखाई देगा और मुझे भी परेशानी होगी, जो कि मेरी पत्रिका एकदम साफ बताती है। स्टार्टिंग से ही मेरी पत्रिका ने मुझे क्या बताया। तो अब आप किसी को भी सलाह देंगे ना तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप एक दिन में मैं लेने को विदेश की बात भी यहाँ ले सकती हूँ, मैरिज भी ले सकती हूँ, लेकिन इतना लंबा चैप्टर हो जाएगा, वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी हम कुछ टाइम तक 8 10 चैप्टर्स मैं सिर्फ ये एजुकेशन वाले और इसके साथ में थोड़ा थोड़ा करियर को टच करते हुए चलूंगी। उम्मीद है कि आपको मेरा समझाना भी अच्छा लगा होगा और चैप्टर्स मेरे समझाए हुए समझ में भी आते होंगे। अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कैसा लगा चैप्टर, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और हमारा भी हौसला बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे। ठीक है, नमस्कार।